चलिए तो स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं गुरुकुल विजन एकेडमी की तरफ से लगातार क्लास शुरू होते जा रहा है। जैसा कि अब तक सुबह में जो बैच स्टार्ट हो चुका है और शाम में भी 4 बजे से आपका सीटेट का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग जितना जल्दी एनरोल करवाएं और आपके क्लासरूम में बैठे। क्लासरूम प्रोग्राम का ये एक अच्छा खासा मॉडल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि दिल्ली देखिए ये क्लासरूम है, ये इसका फायदा आप लोग उठाएं। यूट्यूब पे लगातार वीडियो जा रहा है अभी, और हाँ कुछ दिनों तक ये वीडियो लगातार चलता रहेगा, जाता रहेगा, उसमें आप लोग को चिंता नहीं लेना है। लेकिन देखिए क्लासरूम प्रोग्राम करने का अपना फायदा होता है कि आप यहाँ पे टीचर के साथ में इंटरेक्ट होते हैं, साथ ही साथ आपका जो भी डाउट्स होता है पर्सनली आप पूछते हैं। तो अब एक अपना रूटीन बना हुआ है। अब ऑनलाइन क्लासेस का क्या होता है कि आप कहीं फॉरवर्ड करके देख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग चलने से कुछ होता नहीं है, कभी भी आदमी को अपना कंफर्ट जोन पार करना ही पड़ता है। ठीक है ना, जब आप चलते हैं पढ़ते हैं तो उस समय आपको कंफर्ट जोन को पार ही करना पड़ेगा। बिना कंफर्ट जोन को पार किए हुए अपने अकॉर्डिंग चलने से, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को मेंटेन करने से वो सब नहीं होता है। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उस कंफर्ट जोन को आप अपने तोड़ दें या किसी टीचर के गाइडेंस में तोड़े, बस तोड़ना तो पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, यहाँ तक चले आगे हम लोग। देखिए इसमें क्या था कि हम लोग आपका विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक हम लोग सब पढ़ लिए थे। मतलब कि बौद्ध साहित्य जो है उसके बारे में पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे कौन सा, दीपवंश और महावंश। ठीक है, दीपवंश और महावंश भी हम लोग पढ़ लिए कि दीपवंश क्या है, महावंश क्या है। तो दो पाली ग्रंथ है। पाली क्या है, पाली एक भाषा है। जिस तरीके से हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं ना, जैसे हम लोग का हिंदी भाषा है, उसी अंग्रेजी भाषा है, उसी तरीके से आपका संस्कृत भाषा है। तो उसी तरीके से पाली भाषा, पाली लैंग्वेज हुआ करता था जो महात्मा बुद्ध मतलब उसको यूज किया करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका पाली ग्रंथ है ये पाली ग्रंथ है। तो पाली का मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले आज तो मान के चलिए कि कुछ भी होता है तो वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो उसी तरीके से आज न्यूज़पेपर में हो जाता है, मैगजीन में हो जाता है, या किसी चीज में सब हो जाता है। तो उस समय भी तो ऐसा कुछ होता होगा ना, उस समय भी ऐसा कुछ होता होगा। तो उसी में सब रिकॉर्डेड है। तो उसी में से दीपवंश और महावंश भी उसी में से एक। ठीक है, उसी तरह बौद्ध धर्म हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथावस्तु। ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, देखिए आपको बताया था ना, मतलब कि हीनयान और महायान के बारे में समझ लीजिए। देखिए बौद्ध धर्म का 4 संगीति हुआ। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बौद्ध धर्म में कितना किस तरीके से विभाजन हुआ, और 4 संगीति हुआ, मतलब 4 बार बैठक हुआ। ठीक है, तो 4 बार बैठक हुआ था, उसमें हम लोग नहीं जानते, बस अभी यहाँ पे वर्ड आया है हीनयान और महायान। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए हीनयान और महायान संप्रदाय का मतलब क्या था कि देखिए जब बौद्ध धर्म अपने चरम पे था, मतलब कि महात्मा बुद्ध तो मर गए। ठीक है, जब उनका निर्वाण महानिर्वाण हो गया, मतलब उनकी मृत्यु को महानिर्वाण बोला जाता है। तो महानिर्वाण जब हो गया उसके बाद क्या हुआ आपका कि बौद्ध धर्म को मानने वाले जो उनके भक्त थे, उनके जो डिसिपल थे, मतलब जो उनका भक्त थे बोल सकते हैं, या उनके अनुयायी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वो लोग एक चीज, क्योंकि एक बार ये आपका आनंद उनका प्रिय शिष्य का नाम था, तो आनंद था। तो एक बार वो पूछा था कि उनको बोला कि तथागत उनको बोला जाता था, तथागत बोला जाता था कि ये बताइए कि आत्मा क्या होता है। तो सिर्फ वो हंसे, वो कुछ बोले नहीं, सिर्फ वो एक बार मुस्कुरा दिए, बस हो गया। तो अब मान के चलिए कि आप भी कोई भी चीज आप पूछते हैं, आप हैं और भी आपके फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, तो कोई भी चीज पूछते हैं हमसे कि सर ये क्या होगा, तो हम बस मुस्कुरा देते हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ अलग चल रहा होगा, तो आप सोचे अच्छा सर मतलब मुस्कुरा दिए, मेरा पूछने का मतलब ये होगा। अगला आदमी कुछ और सोच रहा है। जैसे कि कहा जाता है ना कि एक आदमी था रोड पे गिरा हुआ था। ठीक है, तो जब रोड पे गिरा हुआ था तो उस समय एक उधर से एक साधु गुजरा। तो बोला ना कि अरे ये साधु है, और किसी न किसी तरह उससे भूखा प्यासा होगा, धूप के तपिश में ये गिर गया है। ठीक है, उधर से एक थोड़ा सा लंगड़ा आदमी जा रहा था, तो सोचा ना कि अच्छा नहीं ये लंगड़ा होगा तभी गिर गया। अगला उधर से एक शराबी जा रहा था, शराबी सोचा ना कि ये भी बेवड़ा है, मतलब कि पिया होगा तभी जाके गिरा है। मतलब कहने का मतलब क्या है
कि जो आदमी जैसा होता है उसी तरीके से थॉट प्रोसेस करके उसको इमेजिन कर लेता है, इमेजिन करके उसको सोच लेता है कि ये यही सही है, ये सत्य है, यही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। जो सच है वो सच है, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, ठीक है। ये सब का तो आपको नोट्स मिला था ना, पीडीएफ मिला था ना, मिला है ना, उसमें पढ़ रहे हैं ना। तो इसमें आपका क्या हो गया कि हीनयान, तो वही जब इसका चतुर्थ संगीति हुआ, चौथा कनिष्क के शासन काल में, वहां हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ था? कुषाण। जैसे चौथा बौद्ध संगीत जो आपका हो गया, फोर्थ हो गया था, जो फोर्थ बौद्ध संगति हुआ ना, तो ये कहाँ हुआ? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ आपका? इसको श्रीनगर बोलते हैं, कश्मीर ना, श्रीनगर में बोल, ठीक है। तो ये श्रीनगर में एक हुआ। इस समय का शासन कौन था? शासन कनिष्क था, ठीक है। तो ये तो चौथा बौद्ध संगीति हुआ ना, तो वहां पे सारे बौद्धों को बुलाया गया और सारे बौद्ध लोग को बुलाकर ये बोला गया कि आप लोग अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए कि क्या है नहीं है। तो उसमें एक धड़ा जो था वो बोलता था कि नहीं, भगवान बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध जो है वो क्या है? एक पुरुष है, महापुरुष है, वो देवता नहीं थे, उनका हम मूर्ति बना के पूजेंगे। लेकिन दूसरा धड़ा था, दूसरा कोई बोलता था कि नहीं, महात्मा बुद्ध जो है वो क्या है? भगवान थे, भगवान का रूप था, इसीलिए हम लोग उनका मूर्ति बनाकर उनको पूजेंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा संख्या में जो थे ना, भगवान को, गौतम बुद्ध को भगवान मानना चाहते थे, भगवान बनाना चाहते थे, ठीक है। तो वही जब मिल गए, मतलब कि बहुत सारे लोग मिल गए, महायान कहला गया। क्या कहलाया? महायान। और जो लोग बोलते थे कि नहीं, जो भगवान बुद्ध थे वो महापुरुष थे, वो आदमी थे, भगवान का रूप नहीं थे, वो उनको भगवान कैसे बना दे, ठीक है। तो वो लोग सोचते थे कि इनका जो उपदेश था इनका ना, तो उसी उपदेश पे हम लोग चलेंगे, बोलते थे वो। तो बोला कि नहीं, तो जो उपदेश माने वो क्या कहला गए? हीनयान। और जो बोले कि नहीं भगवान का रूप मानेंगे वो कहला गए महायान, ठीक है। तो हीनयान और महायान शाखा क्या होता है समझ में आया ना? पिछले पिछले लेक्चर में बताए थे ना कि आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग जैन साहित्य पे। जिस तरीका से आपका बौद्ध साहित्य था, बौद्ध साहित्य में कौन कौन सा हो गया आपका? विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, दीपवंश, महावंश, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। देखिए जैन साहित्य जो है ना, ये महावीर जैन से संबंधित है। महावीर स्वामी इसको बोल सकते हैं आप। अच्छा, महावीर स्वामी इनको आप बोल सकते हैं। तो महावीर स्वामी इनको बोला जाता था, ठीक है। तो महावीर, इसके पहले भी जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थंकर थे। कितने थे? 24वें तीर्थंकर थे। जब हम लोग जैन धर्म पढ़ेंगे ना तो वहां पे पढ़ने के लिए मिलेगा, ये 24वें तीर्थंकर थे। इनके पहले भी 23 थे, ठीक है। तो जैन साहित्य का तो जैन साहित्य जो था, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम, जैसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं? किताब बोलते हैं, बुक को किताब बोलते हैं, पुस्तक बोलते हैं। तो उसी तरीके से आप याद रखिएगा कि जैन साहित्य को क्या बोला जाता था? आगम कहा जाता था। क्या? आगम, ठीक है। जैन ग्रंथों से परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। ये आपको याद करना होगा, ये याद करने वाला, रटने वाला चीज है कि परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, भद्रबाहु चरित, आचारांग सूत्र और कालिका पुराण, ये सब जो है ना, ये कौन से ग्रंथ हैं? जैन साहित्य हैं, जैन ग्रंथ हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों के जीवनी कल्प सूत्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? कल्प सूत्र में। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कल्प सूत्र निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? तो कौन सा? जैन साहित्य है, ठीक है। ये क्या है? जैन साहित्य। कल्प सूत्र क्या है? जैन साहित्य है, ठीक है। उसी तरीके से आपका परिशिष्ट पर्वन हो गया, भद्रबाहु चरित हो गया, आचारांग सूत्र हो गया, कालिका पुराण, ये सब कौन से? जैन साहित्य। और पूछ देगा जैन साहित्य का प्राचीनतम या प्राचीन
पुस्तक का नाम क्या है तो आपका कल्पसूत्र। क्या कल्पसूत्र हो जाएगा ना। इसका रचना कौन किए थे? भद्रबाहु किए थे। कौन किए थे? भद्रबाहु किए थे इसका रचना। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? पक्का। अब देखिए आगे, उतना ही याद रखना था, क्योंकि देखिए हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रारंभ प्राचीन इतिहास का स्रोत, कि हम लोग को कहाँ कहाँ से स्रोत कैसे पता चलता है, ये कि मतलब प्राचीन भारत जो था वो कैसे था। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक नहीं। देखिए अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ये अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। ये सब रटने वाला है बाबू, आप लोग आप काम कीजिएगा, इसको आज घर पे जाके अच्छा से रटिएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा से। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? पाणिनि। अब ये क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है ये? व्याकरण ग्रंथ है। अगर इतना इतना आप लोग, आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि इतना नहीं पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये आप जब आगे का एग्जाम जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे पूछता है, इसमें नहीं पूछेगा। जनरल कंपटीशन में मोस्टली ये नहीं पूछता है, अगर पूछता भी है तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, बस टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है हम लोग को, बस इतना याद रखना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। मुद्रा राक्षस का विशाखदत्त। ठीक है, महाभाष्य, देखिए अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी है तो इसी पे ये लिखा गया था, अष्टाध्यायी पर टीका है। ठीक है ना, अष्टाध्यायी। ठीक है, जैसे वेद था, वेद हम लोग पढ़े ना, तो वेद पे ही तो हम लोग का ब्राह्मण लिखाया, अरण्यक लिखाया, उपनिषद लिखाया, पुराण लिखाया, सब तो वेदे पे टिका था ना। तो इसका हेल्प लेके ये लिखा गया, तो इसी पे ये टिका हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? उसी तरीका से महाभाष्य कौन लिखे हैं? पतंजलि। मुद्रा राक्षस कौन लिखे हैं? विशाखदत्त। कौन? विशाखदत्त। महाभाष्य कौन लिखे हैं? पतंजलि। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा। किसके द्वारा? सोमदेव। सोमवेद लिखा, सोमदेव है ना। ठीक है, किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। क्या? सोमदेव के द्वारा लिखा गया था। और बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया है। बृहद कथा मंजरी किसके द्वारा लिखा गया है? क्षेमेंद्र के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, एकदम इसको रट जाइएगा, यहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, एक क्वेश्चन रहता ही एग्जाम में। ठीक है, हाँ, इसमें से नीति शास्त्र कामंदक, कामंदक कौन लिखा है? कामंदक। मालवी काग्नि मित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? मालवी काग्नि मित्रम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। उसी तरह मिचकटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? शूद्रक के द्वारा। उसी हर्षचरित वानभट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके? हर्षचरित किसके द्वारा? वानभट्ट। रामचरितमानस आपका संध्याकरण नंदिन के द्वारा। ठीक है, संध्याकर नंदी के द्वारा। अब देखिए इसमें याद करने वाला, मतलब याद कीजिएगा, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, अष्टाध्यायी पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। इस तरीके से तुम रटना है, बच्चा की तरह रटना है। ठीक है ना, तभी याद होगा। आगे बढ़े, इसको याद कर लीजिएगा ना, कल सुनेंगे आपसे। ठीक है, अच्छा से याद कर लीजिएगा इसको। उसी तरीके से देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा, कौन लिखा है? चंद्रबरदई। देखिए इसमें इसका कहानी बताते क्या है पृथ्वीराज रासो में। देखिए पृथ्वीराज रासो था ना, पृथ्वीराज चौहान राजा हुआ करते थे, राजा थे। ठीक है, तो उस समय मोहम्मद गौरी आया, तो एक बार पृथ्वीराज तो पूरा अच्छा से मतलब उसको हरा दिए। दूसरा बार जब आया पृथ्वीराज, तराइन का युद्ध, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज जीत जाते हैं। कौन सा? तराइन। कौन सा? तराइन का जो पहला युद्ध था, तराइन का जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। लेकिन जब यही तराइन का जब दूसरा युद्ध होता है ना, तो इसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं। और जब पृथ्वीराज हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोला भी जाता है। क्वेश्चन में से अगर पूछ देगा कि पृथ्वीराज कौन से, तो तृतीय, तीसरा नंबर का पृथ्वीराज। ठीक है, तो तराइन का पहला युद्ध तो कौन जीत जाते हैं? पृथ्वीराज जीत जाते हैं। लेकिन दूसरा युद्ध क्या होता है? वो हार जाते हैं मोहम्मद गौरी, इनको बंदी बना लिया जाता है।
ठीक है। और जब बंदी बना लिया जाता है तो बोला जाता है कि इनको ले गया, अभी अक्षय कुमार का मूवी भी आया हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है, पृथ्वीराज पे आया है, अक्षय कुमार की मूवी है। उसमें बोला गया कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा था चंद्र हृदय, उसी में एक चीज लिखा है कि जब इनको कैद कर लिया गया तो कैद करने के बाद क्या हुआ कि इनका शेर से लड़वाया गया, शेर से लड़वाया गया, इनका आंख फोड़ दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। इसके बाद में बोला गया कि अब कैसे होगा, तो सुल्तान जो था ना वो बैठा हुआ था आगे, ठीक है। तो इनका जो चंद्र बरदई जो आपका ये था, मतलब कवि था, वो एक शायरी बोलता है, ठीक है। चार बांस, ठीक है, चार बांस अंगुल अष्ट, चार बांस अंगुल अष्ट, उठे बैठा सुल्तान, ठीक है, वहीं बैठा है सुल्तान, मत चूको चौहान, ऐसे करके ये मतलब कहानी बोलता है। फिर क्या कहते हैं, पृथ्वीराज रासो आराम से तीर बाण उठाते हैं और सीधे मारते हैं तो सुल्तान मर जाता है। ये ऐसा कहानी है, लेकिन ऐसा है रियलिटी में क्या है वो सब छोड़ दीजिए। जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मोहम्मद गौरी फिर यहाँ से लौट के जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना अपना उत्तराधिकारी बना के जाता है, ये सब बात की बात है। तो बस ऐसे ही, ठीक है, याद करने के लिए बस आपको बता दिए कि पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है, चंद्र बरदई, कौन, चंद्र बरदई। राज तरंगिणी, ये बहुत अच्छा है, राज तरंगिणी कलहन के द्वारा ना, अब कश्मीर के राजवंशों के बारे में क्रमबद्ध जानकारी मिलता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरीके से देखिए आपका हितोपदेश साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है, नारायण पंडित के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, किसके द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। देखिए यही एक ऐसा बुक है जो विश्व के 40 भाषाओं में अलग अलग लिखा गया है, 40 भाषाओं में पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानी, ठीक है। द किरातार्जुनीयम किसके द्वारा लिखा गया है, भारवी के द्वारा, ठीक है। शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखा गया है, माघ के द्वारा। उसी तरह का स्वप्न वास्तवदत्ता भास के द्वारा, ठीक है। कामसूत्र से वात्स्यायन के द्वारा। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा भुवन कोश राजशेखर के द्वारा। ये सब याद कर लीजिएगा, रटिएगा, हमको इतना नहीं, देखिए इतना पूरा रट लीजिएगा, ये पूरा रट लीजिएगा, दो ये इतना कर लीजिएगा। इसको फिर दूसरा दिन हम लोग देंगे लेक्चर ना, उधर उधर नहीं करना है, ठीक है। तो उधर नहीं करना है आपको, बस इतना ही, अभी जितना बताए ना उतना ही पढ़ना है, अभी ज्यादा नहीं उधर करना है। उसी तरीके से अब आगे देखते हैं हम लोग, क्या है, साहित्य है, बस उसी तरीके से आपका नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको कि ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त के द्वारा है। उत्तर रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, अमर कोश अमर सिंह के द्वारा। उत्तर रामचरित की भवभूति के द्वारा लिखा गया है। मेघदूतम ऋतु संहार रघुवंशम अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। ये याद रख लीजिएगा, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। ये वाला अमर कोश अमर सिंह याद रहेगा ना, अमर कोश, ठीक है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म ब्रह्म, देखिए यहाँ पे ब्रह्म है, जैसे ब्रह्म पकड़ाएगा, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए कालिदास हो गया, मेघदूतम ऋतु संहार रघुवंशम, ये सब हो गया आपका। उसी तरीके से बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका वराह मिहिर किसके द्वारा, वराह मिहिर के द्वारा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम किसके द्वारा, आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम जैसे ही दिखे आर्यभट्ट मार दीजिएगा, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, ठीक है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट। उसी तरीके से मालती माधव भवभूति के द्वारा, मालती माधव किसके द्वारा, भवभूति। उस तरह चंड कौशिक किसके द्वारा, क्षेमेंद्र के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीका से हो गया कि अभी तक जो कुछ भी हम लोग सीखे देखे
ये हम लोग को भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया था, और भारतीय स्रोत जो थे, भारत के जो स्रोत थे उसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि यूनान और रोम के लेखक यानी विदेशी लेखकों का क्या कहना था भारत के बारे में। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए हेरोडोटस का इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस के। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, इतिहास का पिता कौन था? हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन था? इतिहास का पिता कहते हैं उसको। उसी तरीके से इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पत्रिका लिखी। यानी कि अगर पूछेगा कि इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। और हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? हेरोडोटस के द्वारा। क्वेश्चन पूछ देगा कि हिस्टोरिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन लेखक थे? देखिए सिकंदर का पता है ना, सिकंदर महान का तो कहानी जानते होंगे। सिकंदर बहुत बड़ा शासक था, बहुत युद्ध किया, बहुत जीता, लेकिन भारत में आया तो भारत का जो झेलम नदी था, झेलम नदी उसको पार नहीं कर पाया था। ठीक है, झेलम नदी वही अभी आपका यहाँ पे है, इंडिया में ही है। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रिब्यूटरी है, पंजाब में क्षेत्र है ये झेलम का उसको। ठीक है, तो सिकंदर जो अभी आने वाला निर्याकस कौन था? निर्याकस आने सिक्रेटस आपका हो गया अरिस्टोबुलस। ये 3 ठो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन कौन थे? तो आपका निर्याकस, ठीक है, आने सिक्रेटस अरिस्टोबुलस। कौन कौन? आपका निर्याकस हो गया, आने सिक्रेटस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया। यहां तक याद रहेगा, इसको याद कीजिएगा, सब रटने वाला चीज है इधर में। ठीक है, उसी तरीके से सिकंदर के पश्चात लेखों में 3 राजदूत आए। कौन कौन आए? मेगास्थनीज आया, डायमेकस आया और डायनोसियस आया। ठीक है, देखिए मेगास्थनीज आया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। डायमेकस किसके आया था? आपका उनका जो इनका बेटा था बिंदुसार, उसके शासन में। और डायनोसियस आया था इसका बेटा, मतलब कि बिंदुसार का बेटा अशोक के शासनकाल में। ठीक है, मौर्य काल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इसको बेहतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेगास्थनीज आया, फिर कौन आया? डायमेकस, फिर कौन आया? डायनोसियस आया। ये सब कहाँ के थे? यूनान या रोम के लेखक हैं ये सब। ठीक है, सिकंदर आपका यूनान का राजा था। हाँ, यूनान का बहुत बड़ा था, राजा था, और बहुत क्षेत्र को जीता, बहुत जीता। वही बोला जाता है सिकंदर महान बोला जाता है, इसीलिए उसको सिकंदर महान बोला जाता है उसको। हाँ, इंडिया में झेलम नदी पार नहीं। एक्चुअली बात है ना कि सिकंदर युद्ध लड़ते लड़ते इतना ज्यादा थक चुका था, बहुत थक गया था। ठीक है ना, और जब बहुत थक गया तो उसका सैनिक ना, अब मान के चलिए कि आप भी हैं कि आपको यहाँ से बोल दे कि आपको यहाँ से घर जाना है, तो कंटिन्यू आप चलते जा रहे हैं, थकिएगा भी तो ना। तो युद्ध लगातार करते करते सैनिक बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो अब बोलते थे कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, और झेलम में इतना बड़ा बाढ़ भी आया था ना, झेलम नदी जो है उसमें बहुत ज्यादा बाढ़ भी था, तो इस वजह से वो झेलम को पार भी नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए आज ना पुल बन गया, उस समय तो पुल नहीं था ना, तो जब तेज पानी का बहाव रहेगा तो सैनिक तो बह जाएंगे, बहुत सारा कारण था उसका। ठीक है, उसी तरह प्लिनी के बारे में देखिए क्या है। प्लिनी एक बहुत बड़ा लेखक था। ठीक है, ठीक है, ये नेचुरल हिस्ट्री लिखा। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका, इसका पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्टोरिका, हिस्ट्री लिखा है, नेचुरल हिस्ट्री, लेकिन इसको हिस्टोरिका इसका पुस्तक का नाम था। ठीक है, हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्टोरिका इसके पुस्तक का नाम था। ठीक है, इसमें क्या था ना कि भारत में पशुओं के बारे में, पौधों के बारे में, ठीक है, पशु पौधा खनिज पदार्थ के बारे में जानकारी मिलता है। मतलब प्लिनी ये बताया था, नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल मतलब जाने प्रकृति के बारे में लिखा होगा। तो मान के चलिए कि जो यूरोप में नहीं मिलते थे, ईरान में जो चीज नहीं मिलता था, अब मान के चलिए कि सदाबहार वन होता है, तो सदाबहार जो वन होता है वो भारत के केरल वाले क्षेत्र में मिलता है या पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा गिरता है। अगर यूनान और रोम में अगर जाके हम लोग सदाबहार वन खोजें तो वहां पे मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं गिरेगा, और जब नहीं गिरेगा
तो क्या होगा, वहां पर वो वाला वन तो नहीं पाया जाएगा। अब मान कर चलिए कि जहां पे जैसा वन होता है उसी के अकॉर्डिंग तो वहां पे जानवर होते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे खान खनिज भी होगा, ठीक है। तो ये सब वहां नहीं मिलता था, तो प्लिनी जब आया तो अपना नेचुरल हिस्टोरिका नाम का एक पुस्तक लिखा। उसी पुस्तक में भारत के पशु के बारे में, पौधा के बारे में, खनिज संपदा के बारे में क्या जानकारी मिलता है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए टॉलमी की एक पुस्तक का नाम क्या था, ज्योग्राफी। क्या नाम था, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी किसके द्वारा लिखा गया था, टॉलमी के द्वारा, ठीक है। ज्योग्राफिया बोला जाता था इसको, ज्योग्राफिया। तो ज्योग्राफी नाम का पुस्तक कौन लिखा, टॉलमी। प्लिनी ने क्या लिखा, नेचुरल हिस्टोरिका। प्लिनी क्या लिखा, नेचुरल हिस्टोरिका, और टॉलमी क्या लिखा, ज्योग्राफी। उसी तरीका से एक अज्ञा पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, एरिथ्रियन सी लिखा। ये देखिए ये कौन लिखा ना, आज तक उस लेखक का नाम पता नहीं चला, उस लेखक के बारे में आज तक कोई नहीं बता पाया कि वो लेखक कौन था, ठीक है। तो यही एरिथ्रियन सी के बारे में लिखा गया। एक ये भी इसमें, इससे भी भारत के बारे में, भारत के साथ व्यापार किसका होता था उसके बारे में बताया, समुद्री व्यापार कैसे होता था वो बताया, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें बताया गया, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, इनसे भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है ना। क्या चीज के बारे में जानकारी मिल रहा है, भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिल रहा है इसमें, किसमें, पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो कुछ नहीं है, नहीं ना, कंफर्म। अब भाई चीनी लेखक, खाने वाला चीनी नहीं नहीं, खाने वाला चीनी नहीं है, ये वो चीन है, चीन जो देश है ना उसका है। देखिए फाहियान, नाम क्या है, फाहियान, क्या, फाहियान। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बार बार पूछता कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे समय में आया था, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, ठीक है। फाहियान जो अपना विवरण लिखा, अपना किताब लिखा, वो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रगुप्त कौन सा चीनी लेखक था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, तो फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि फाहियान किसके शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। उसी तरीके से अब बताएगा, पूछ देगा कि मध्य प्रदेश, फाहियान किसके बारे में लिखा, मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में लिखा, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया, बोला कि मध्य प्रदेश की जो जनता है वो सुखी और समृद्ध है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि वहां पर राजा सही है, जब राजा सही होगा तो वहां की जनता भी खुशहाल होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक। वो भारत में कितने साल तक रहा था, 14 साल तक, कितना, 14 साल। राम जी कितने साल वन में रहे, वनवास मिला था, 14 वर्ष। कौन दिया था, दशरथ जी, वाह, ठीक है। देखते हैं ना रामायण, हाँ देखा कीजिए, ठीक है। संगुयन, अब ये कौन आया, संगुयन आया, ठीक है। कब आया था, 518 ईस्वी में आया था। कब आया, 518 ईस्वी में आया था। वो कितना वर्ष तक रहा, 3 वर्ष तक। भारत में कितना साल रहा वो, 3 वर्ष। तो बस याद रखिएगा वो संगुयन कब आया था, 500, ठीक है, 518, 1500 नहीं। इसके बाद कौन आया, हेनसांग आया। कौन आया, हेनसांग। कौन, वेनसांग, वेन 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 वेन, अंग्रेजी वाला वेन होता है ना, वेन वेन, तो वेनसांग बोलिएगा, वेनसांग, ठीक है। वेनसांग किसके समय में आया, हर्षवर्धन के शासन काल में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। बार बार पूछ देगा कि फाहियान किसके शासन काल में आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और पूछ देगा आपका हेनसांग कब आया, तो हर्षवर्धन के समय में। हेन हर्षवर्धन, हेन हर्षवर्धन, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, पेटेंटेड क्वेश्चन है, पूछता ही पूछना है ये। क्या कि वेनसांग किसके शासन काल में आया था, हर्षवर्धन के शासन काल में। और फाहियान किसके शासन काल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, हाँ सेकेंड, ठीक है। तो वेनसांग आया। देखिए सर्वप्रथम वो कब, कहा, देखिए कब आया था वो, 630 ईस्वी में। कब आया था,
630 ईस्वी में आया था। ठीक है, 630 ईस्वी में आया। वो कहाँ पहुंचा? कपिसा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कपिसा नाम का एक राज्य हुआ करता था उस समय, कपिसा। आप कपिसा देखेंगे, आपका पंजाब जान रहे हैं आजकल, तो उसी पंजाब हिमाचल प्रदेश के साइड में कपिसा नाम का एक जगह हुआ करता था। सबसे पहले कपिसा पहुंचा हुआ। ठीक है, भारत में वो कितना साल तक रहा? 15 साल तक रहा। कितना? 15 साल तक। और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। देखिए 630 में आया, 630 में आया और 645 में लौट गया, चीन चला गया। कितना साल रहा? 15 साल रहा ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिहार का जो नालंदा जिला है ना, नालंदा जिला है, वहां पे नालंदा विश्वविद्यालय है। तो नालंदा विश्वविद्यालय था, वहीं पे ये अध्ययन किया। ठीक है, और वहां पे क्या ले गया? वहां से बौद्ध ग्रंथ, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन केंद्र था, बौद्ध धर्म का ही विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया? बौद्ध ग्रंथ जितना इसको चाहिए था, ये बौद्ध ग्रंथ लेके चीन चला गया। बौद्ध ग्रंथ वहां पढ़ा, 15 साल पढ़ा भी, जो भी बौद्ध ग्रंथ इसको चाहिए था मिला, वो लेके चला गया। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, इसका भ्रमण याद रखिएगा, सी यू की पूछ देता है बात, बार बार पूछेगा आपको कि वेन सांग के पुस्तक का क्या नाम था? सी यू की। क्या? सी यू की। क्या पूछ देगा? सी यू की किसका पुस्तक है? तो वेन सांग का है। किसका है? वेन सांग का है। प्रसिद्ध पूछेगा जिसमें 138 देशों का विवरण है। सोच लीजिए कितना देश घुमा था उस समय ये वेन सांग, 138 देश घुमा था। उस समय गाड़ी नहीं हुआ करता था ना, घोड़ा होते थे, रथ हुआ करता था, पैदल लोग चलते थे। ठीक है, हर्षकालीन समाज धर्म राजनीति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था उसी के समय में, उस समय हर्षवर्धन के समय में समाज कैसा था, लोग धर्म क्या मानते थे, कैसा धर्म मानते थे, राजनीति कैसा था, इन सब के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अब इसी के अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। सिंध का राजा शूद्र था। बताया था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उस समय क्षत्रिय हमेशा राजा हुआ करते थे। कौन राजा हुआ करते थे? क्षत्रिय। लेकिन ये बताता है कि उस समय सिंध जो राज्य है, बताए थे सिंध वाला क्षेत्र, जैसे कि अगर इंडिया का नक्शा जब देखिएगा आप, ठीक है, ठीक है, इंडिया है ना, तो ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान में जो ये वाला एरिया है ना, इस चीज को क्या बोलते हैं? सिंध बोलते हैं। ये वाला एरिया क्या बोलते हैं? सिंध बोलते हैं। तो यहाँ का जो राजा था ना, वो शूद्र जाति का था। कौन सा जाति था? शूद्र जाति का था। तो वही बता रहा है। देखिए, वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। देखिए, वेनसांग जब आया तो बौद्ध धर्म उस समय प्रचलित था, बौद्ध धर्म मानता था। तो बौद्ध का जो प्रतिमा था, आपको पहले बताया कि बौद्ध धर्म को मूर्ति पूजा के लिए कौन राज्य किया? महायानियों ने शुरू किया। महायान, हीनयान तो मूर्ति पूजा करते नहीं थे। तो अब यहाँ से देखिए कि वेनसांग अगर पूछ दे, वेनसांग बौद्ध धर्म के किस शाखा को मानता था? तो महायान शाखा को मानता था। किसको? महायान शाखा के। तो बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव का भी मूर्ति था, उसका भी वो पूजा किया करता था, उसका भी पूजा करता था। ठीक है, उसी तरीके से देखिए, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। तो अगर पूछ देगा वेनसांग जब भारत में आया था, बौद्ध धर्म को पढ़ने, मतलब वो पढ़ रहा था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तो उस समय के कुलपति कौन थे? उस समय के कुलपति कौन थे? तो आपका शीलभद्र। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, और यह विद्यालय जो था ना, मतलब हम तो बोले कि अब नालंदा विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। ठीक है, अब आए इत्सिंग के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, इत्सिंग के बारे में। इत्सिंग भी चीनी लेखक था। कहाँ का था? चीन का ही था। और वो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था वो। उसी तरीका से इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों भारत में ही, मतलब बिहार में ही है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में है,
और विक्रमशिला किसमें है? भागलपुर जिला में है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलता है। कौन बताता है? ईटी सिंह बताता है। ठीक है, चलिए आगे कैरी करें कि आगे पढ़ाएं कि छोड़ दें? हो गया।